हेलो दोस्तों, स्मार्ट एग्रो प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। हम लोग आज यूनानी आक्रमण भाग 2 को देखेंगे। पार्ट 2 है ये हमारा, जिसमें हम पढ़ेंगे सिकंदर महान के बारे में, अलेक्जेंडर द ग्रेट। इससे पहले हम लोगों ने ईरानी आक्रमण के बारे में पढ़ा था, ठीक है। जिन दोस्तों ने अगर वो टॉपिक नहीं देखी है तो आप जब मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो एंशिएंट हिस्ट्री की टॉपिक आपको सीक्वेंस वाइज दिखाई देगी। उसमें आप लोग बड़े आराम से पढ़ सकते हैं। जो लोग नए हैं तो पूरा स्टार्टिंग से पढ़िएगा। जो मैं विषय अपने चैनल पे पढ़ा रहा हूँ, हर सब्जेक्ट टॉपिक वाइज, वो सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आप लोग जाइए। जो भी नए लोग हैं वो एकदम स्टार्ट से शुरू करिए और तब पढ़ेंगे तो एकदम समझ में आएगा। और जो मेरे छात्र छात्राएं जो पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट्स मेरे, वो तो एक लगातार एक लाइन से अपने नोट्स बना रहे हैं। तो आज उनके लिए ये यूनानी आक्रमण पार्ट 2 है, जिसमें हम पढ़ेंगे सिकंदर महान के बारे में। आइए शुरू किया जाए। देखिए, सबसे पहली बात, सिकंदर के पिताजी से स्टार्ट किया जाए तो सिकंदर के पिता का नाम क्या था? फिलिप द्वितीय, ठीक है। और ये 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया, इसी को बोलते हैं मैसेडोनिया, है, यूनान में पड़ता है ये। यहीं के ये शासक थे फिलिप द्वितीय, ठीक है, सिकंदर के पिता। और इनकी हत्या 329 ईसा पूर्व में कर दी जाती है। जब पिता की हत्या हो गई, पिता की मृत्यु के बाद लगभग 20 वर्ष या 19 वर्ष की आयु में सिकंदर 329 ईसा पूर्व में राजगद्दी पर बैठा, मकदूनिया की राजगद्दी पर बैठा, मकदूनिया का शासक बना। अब जरा सिकंदर के बारे में कुछ बेसिक बातें जान ली जाए। सिकंदर का मूल नाम अलेक्जेंडर था, ठीक है, काफी लोग जानते भी होंगे। सिकंदर का जो जन्म हुआ था वो मैसेडोनिया या मकदूनिया में हुआ था, जहां के इनके पिताजी शासक थे। सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु था। इन्हीं को बोलते हैं एरिस्टोटले। 13 वर्ष की उम्र जब हुई सिकंदर की तो इनके पिता फिलिप द्वितीय ने इनके लिए निजी शिक्षक को रखा, और ये वही थे अरस्तु, एरिस्टोटले, जिनसे सिकंदर ने साहित्य की शिक्षा ली, ठीक है। सिकंदर की 3 पत्नियां थीं। ये सब बेसिक परिचय है। 3 वाइफ सिकंदर की। सबसे पहली रुखसाना या रुखजाना, जो पढ़िए, क्योंकि ये है इसका इंग्लिश स्पेलिंग, रुखसाना, ठीक है। दूसरी वाइफ जो थी सिकंदर की, पहली पैरिसाटिस द्वितीय, पैरिसाटिस सेकंड। और तीसरी वाइफ सिकंदर की स्ट्रैटेरा सेकंड, ठीक है, स्ट्रैटेरा सेकंड। ये 3 पत्नियां थी सिकंदर की, रुखसाना, रोकसाना या रोकजाना, पैरिसाटिस सेकंड और स्ट्रैटेरा सेकंड। जिसमें से सिकंदर की सबसे प्रिय पत्नी कौन थी? तो ये जो रुखसाना या रुखसाना थी, ये सिकंदर की प्रिय पत्नी थी, ठीक है। और सिकंदर की माता जो थी, बहुत से
लोगों को ये मालूम होगा, जिसको नहीं मालूम हो वो लिखते चलिएगा। सिकंदर की माता का नाम था ओलंपियस, जिन्होंने फिलिप द्वितीय के मरने के बाद बेटे के राजा बनने में बहुत ही मदद की थी, ओलंपियस ने। ठीक है, तो सिकंदर की माता का नाम ओलंपियस था। तो ये तो था एक बेसिक परिचय, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, आइए अब आगे बढ़ते हैं। सिकंदर जब राजा बना और विश्व को जीतते हुए, अब वो विश्व विजय अभियान करते हुए विश्व विजय के उद्देश्य से 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया। ठीक है, विश्व विजय के उद्देश्य से 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया और भारत पर विजय पाने के लिए वह काबुल से होता हुआ, लिखते चलिएगा, भारत पर विजय पाने के लिए कैसे आया? काबुल से होता हुआ हिंदू कुश पर्वत जो अफगानिस्तान में है, हिंदू कुश पर्वत को पार करते हुए अफगानिस्तान में ही और पाकिस्तान के बॉर्डर पर पड़ता है खैबर दर्रा, खैबर दर्रे से होते हुए भारत में प्रवेश किया। यहां पे देखिए ध्यान से मैप में, ये भारत है, ये पाकिस्तान है और ये आपका अफगानिस्तान है। तो यही पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे ये क्या है? ये आपका खैबर दर्रा यहीं पड़ता है। ठीक है, तो सिकंदर यहीं से एंट्री किया। मैं आपको बताया ही था, जो नहीं जानते होंगे फिर सुन लीजिए। जितने भी बाहरी आक्रांता हमारे भारत पर आक्रमण करने आए थे, वो सभी के सभी इसी मार्ग से आए थे, क्योंकि इधर से आ नहीं सकते, हिमालय पर्वत है, इधर से आ नहीं सकते, बंगाल की खाड़ी है, इधर से आ नहीं सकते, इंडियन ओशियन हिंद महासागर है, इधर से आ नहीं सकते, अरेबियन सी अरब सागर है। बचता है रास्ता सिर्फ ये, इसी रास्ते सब लोग आए हैं। ठीक है, तो सिकंदर हिंदू कुश पर्वत को, काबुल के रास्ते हिंदू कुश पर्वत के पास खैबर दर्रे से होते हुए भारत में आया। ये एक क्वेश्चन है, इस सीक्वेंस को याद रखिएगा। काबुल से होते हुए हिंदू कुश पर्वत के पास खैबर दर्रे से भारत में एंट्री कर रहा है। ठीक है, फिर क्या हुआ? सिकंदर के विशाल सेना और विजय अभियान से भयभीत होकर तक्षशिला का शासक था, कहीं कहीं आम्भी है, कहीं कहीं आम्भिक है, निश्चिंत रहिएगा, नाम एक ही है। सिकंदर की विशाल सेना और विजय अभियान से भयभीत होकर तक्षशिला का जो शासक था आम्भी, उसने क्या किया? सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, सरेंडर। ठीक है, सिकंदर के सामने क्या किया? आत्मसमर्पण कर दिया। और इतना ही नहीं किया, सिकंदर का स्वागत करते हुए आम्भी ने इनको सहयोग करने का भी वचन दे दिया। ठीक है, कि हम आपका सहयोग भी करेंगे। उसी दौरान जब ये तक्षशिला के शासक आम्भी ने सरेंडर किया, आत्मसमर्पण किया, तो देखिए आप, गांधार की राजधानी, मैंने आप लोगों को महाजनपद काल में पढ़ाया था, एंसेंट हिस्ट्री जो चल रही है इसी सीरीज में, कि गांधार की राजधानी थी तक्षशिला। ठीक है, जो एक शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र थी भारत में। तक्षशिला विश्वविद्यालय था भाई, और चाणक्य यहीं के आचार्य थे, आप जानते हैं। तो तक्षशिला यहाँ है, और यहाँ पे जब इससे आगे बढ़ा तो यहाँ आपको दिखाई देगा एक सीमांत गणराज्य था, अश्वक। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको बस ध्यान रखिएगा। पिछली बार 2 साल पहले यूपीपीएससी ने इससे क्वेश्चन किया था कि किस गणराज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था, तो वो अश्वक था। अश्वक की राजधानी थी मशक। ठीक है, और यूनानी लेखकों के अनुसार
सिकंदर ने जब यहां आक्रमण किया तो यहां बहुत बड़ी संख्या में पुरुष सैनिक मारे गए और इसके बाद ही स्त्रियों को शस्त्र धारण करना पड़ा था। किसके खिलाफ? सिकंदर के विरुद्ध। लेकिन बाद में इस गणराज्य की सभी स्त्रियों को सिकंदर ने मार दिया था। तो ये क्वेश्चन पूछा है कि सिकंदर के विरुद्ध किस गणराज्य की स्त्रियों ने सिकंदर से लड़ने के लिए शस्त्र धारण किया था? तो ये है अस्वक गणराज्य, उसकी राजधानी मशक है। वहीं की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था। इसको ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब आइए आगे देखा जाए फिर क्या हुआ। आम्भी ने आत्मसमर्पण किया। अब फिर सिकंदर अस्वक गया, वहां पे स्त्रियों ने शस्त्र धारण किया, सिकंदर ने सारी स्त्रियों को मार दिया। फिर अब सिकंदर आगे बढ़ता है भारत में और कहां आता है? पंजाब। पंजाब के शासक उस समय कौन थे? राजा पुरु या पोरस। ठीक है, ध्यान से देखिएगा मैप को। झेलम और चिनाब नदी के मध्यवर्ती क्षेत्र में पंजाब पड़ता है। ठीक, यहीं पर राजा पोरस का साम्राज्य था और यही पंजाब के शासक पोरस पर सिकंदर ने आक्रमण किया, जो बहुत चर्चित है, जिसे कहते हैं झेलम का युद्ध या हाइडे स्पीस का युद्ध। ठीक, आइए लिख लिया जाए। पंजाब के शासक पोरस पर आक्रमण किया, उसे ही क्या बोलते हैं? झेलम का युद्ध या हाइडे स्पीस का युद्ध या वितस्ता का युद्ध। झेलम का ही प्राचीन नाम वितस्ता था। बैटल ऑफ झेलम या बैटल ऑफ हाइडे स्पीस या बैटल ऑफ वितस्ता। ठीक, और ये युद्ध कब हुआ था? 326 ईसा पूर्व में, मतलब बीसी। ठीक है, इस युद्ध में क्या हुआ? पोरस की पराजय हुई। सिकंदर ने पोरस को बंदी बना लिया और उसके बाद इनसे एक प्रश्न पूछा पोरस से, जो बहुत फेमस है, कि बताइए आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। तब पोरस ने कहा सिकंदर से, तुम मेरे साथ वही व्यवहार करो जो कि एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। और यही सुन के सिकंदर प्रसन्न हो गया और पोरस को उनका साम्राज्य देकर और भारत में 19 माह तक रहा। ठीक है, और फिर वापस लौटा। ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि सिकंदर भारत में कितने दिन रहा था, तो लिख लीजिएगा सिकंदर भारत में 19 माह तक रहा था। 19 महीने पूरा टोटल रहा। ठीक, अब ध्यान से सुनिएगा। सिकंदर की सेना हमेशा पूछता है कि सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से मना कर दिया था? तो सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था। ठीक है, ये झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, ब्यास नदी को पार करने सिकंदर सेना ने मना कर दिया। इन लोगों ने पोरस से लड़ाई लड़ी और सच्चाई यही थी कि पोरस से लड़ते समय सिकंदर और सिकंदर की सेना को एहसास हो गया था कि भारत के एक छोटे से शासक राजा पोरस से लड़ने में हम लोगों को इतनी मशक्कत करनी पड़ी, वो भी सिकंदर हार जाते। वो तो प्राकृतिक आपदा आ गई। राजा पोरस का क्या हुआ था? जस्ट युद्ध से एक दिन पहले रात में ही बारिश भयंकर हो गई और राजा पोरस के जितने भी प्रक्षेपास्त्र अस्त्र थे जो युद्ध में लड़ने के लिए थे, वो ज्यादातर उनके जो प्रक्षेपास्त्र थे वो पैर से दबाकर जमीन पर रख कर चलाए जाते थे। लेकिन बारिश हो गई एक रात पहले, तो मिट्टियां पूरी गीली हो गई, नमी हो गई मिट्टी में, तो जितने भी उनके अस्त्र शस्त्र थे जो पैर से चलाते थे वो दब जाते थे। इस कारण से उनकी सेना की हार हुई थी। लेकिन सिकंदर अच्छी तरह जान गया था कि, और सिकंदर की सेना भी, कि अंदर जब घुसेंगे तो यहाँ बिहार के क्षेत्र में एक मगध नामक साम्राज्य मिलता है।
और यहाँ का शासक है घनानंद, जो अपने आप में एक बहुत ही समृद्धशाली और पावरफुल शासक था। ठीक है, और सिकंदर की सेना और सिकंदर मौर्य साम्राज्य की विशालता, वैभवता और शक्ति को जानते थे। और मौर्य शासकों के पास चतुरंगनी सेना भी थी, जिसमें हाथी, घोड़े, रथ तथा पैदल सेना थी। इसलिए सिकंदर और सिकंदर की सेना अच्छी तरह जानते थे कि यहाँ ही बहुत बढ़िया से हम लोग पोरस से ही लड़ने में थक गए, हालत खराब हो गई। जब अंदर जाएंगे तो घनानंद और घनानंद की सेना इतनी मार मारेगी कि सारी बुद्धि ठिकाने आ जाएगी, विश्व विजय का अभियान सब खत्म हो जाएगा। जो दिमाग में बैठा है विश्व विजेता बनने का, मार पीट के तोड़ ताड़ दे घनानंद। ठीक है, इस कारण अब सब जाने बहाना करने लगे, हम नहीं जाएंगे तो हमको गर्मी लग रही है, तो मन नहीं है, तो हम लोग थक गए हैं, कई तरह के बहाने। रियलिटी तो यही थी कि वो लोग मौर्य साम्राज्य से भली भांति परिचित थे। अंदर जाएंगे तो थुराएंगे, थुराना समझते हैं ना, पिटाएंगे बहुत बुरी तरह से। ठीक, तो ये था सिकंदर का विजय अभियान, जहां पर सिकंदर ने राजा पोरस से युद्ध किया, जिसे झेलम का युद्ध कहा जाता है। पोरस की पराजय हुई। पोरस से प्रश्न पूछा सिकंदर ने, राजा पोरस ने बहुत बढ़िया जवाब दिया, सिकंदर प्रसन्न हुआ। और उसके बाद सिकंदर अब यहाँ से 19 माह भारत में रहने के बाद अपने देश वापस लौटा। उसको देखा जाए अब क्या क्या हुआ और सिकंदर का भारत में आने का, यूनानी आक्रमण का प्रभाव क्या था, सफलता क्यों थी, उन लोग क्यों सफल हुए, ये सारी बातों पे चर्चा किया जाए। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ, अब सिकंदर ने अपने विजय प्राप्त प्रदेशों को अपने सेनापति, सिकंदर के सेनापति का नाम था सेल्यूकस निकेटर, तो अपने महान सेनापति सेल्यूकस निकेटर को अपने जितने भी विजित प्रदेश थे उनको सौंपते हुए, सेल्यूकस निकेटर को सौंपते हुए वो भारत से 325 ईसा पूर्व मतलब बीसी में अपने देश लौटा। ठीक है, अपने देश लौट गया। और लौटने से पहले उसने भारत में 2 नगरों की स्थापना भी की थी। 2 नगरों की स्थापना की। वो 2 नगर क्या थे, एक का नाम था निकैया और दूसरे का नाम था बौकेफला। ठीक है, निकैया का अर्थ ही होता है विजयनगर। इस नगर की स्थापना सिकंदर ने विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में की थी। और जो बौकेफला है, इस नगर की स्थापना सिकंदर ने अपने प्रिय घोड़े, सिकंदर का प्रिय घोड़ा था जिसका नाम था ब्यूसेफेलस। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जैसे राणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था, वैसे ही सिकंदर के घोड़े का नाम ब्यूसेफेल्स या ब्यूसेफेलस था। इसी अपने प्रिय घोड़े के नाम पर सिकंदर ने बौकेफला नगर का निर्माण करवाया। और निकैया और बौकेफला, ये जो दोनों आप नगर देख रहे हैं, ये झेलम नदी के ही किनारे सिकंदर ने बसाए थे। ठीक है, ये 12 वर्ष की उम्र में, ये बहुत ही जंगली और बिगड़ैल घोड़ा था, जिसको 12 साल की उम्र में ही सिकंदर ने काबू में कर लिया था। और ये जब तक 32 साल तक सिकंदर जीवित रहा, तब तक ये घोड़ा इसका वफादार बना रहा। दोनों में बड़ा प्रेम था। ठीक है, इसीलिए आप देख रहे हैं कि सिकंदर ने बौकेफला नगर का निर्माण करवाया अपने प्रिय घोड़े के नाम पर। और भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। सिकंदर जब भारत आया तो इसके साथ 3 यूनानी लेखक आए, जिनके विवरण बहुत ही प्रामाणिक और विश्वसनीय माने जाते हैं इतिहास में। ठीक है, उन तीनों का मैं नाम लिखता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछ लिया जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लिखते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। वो 3 लेखक कौन हैं जो सिकंदर के साथ भारत आए थे? नंबर 1
निरियाकस, ठीक है। नंबर 2 आने सिक्रेटस और नंबर 3 अरिस्टोबुलस। और इसमें से जो निरियाकस थे ये सिकंदर के जल सेनापति थे, ये भी लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। सिकंदर के सेनापति आप तो अभी पढ़े सेल्यूकस निकेटर, और सिकंदर का जल सेनापति यही जो राइटर लेखक आए थे निरियाकस, ये थे। और इन तीनों लेखकों के जो विवरण हैं वो बहुत ही प्रामाणिक और विश्वसनीय माने जाते हैं, और इनके माध्यम से ही भारतीय इतिहास का निर्माण किया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अक्सर एग्जाम में पूछता है कि सिकंदर के साथ भारत में आने वाले लेखक कौन थे, ये 3 लोग थे, ठीक। आइए अब आगे बढ़ा जाए। अब सिकंदर की मृत्यु पूछता है क्वेश्चन, सिकंदर की मृत्यु कब हुई? तो सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में 32 वर्ष की अल्पायु में ही हो गई, ठीक है। सिकंदर कहीं कहीं 33 वर्ष देता है, इसके लिए निश्चिंत रहिएगा, 32-33 इस, ठीक है। तो सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में 32 वर्ष की अवस्था में हो गई। अब कुछ इतिहासकार इसके मृत्यु को लेके अलग अलग विचारधारा प्रकट करते हैं। क्या क्या, ध्यान से सुन लीजिएगा, लिखना होगा तो लिख भी लीजिएगा। कुछ इतिहासकार का कहना है कि सिकंदर का साम्राज्य बढ़ते देख सिकंदर के ही कुछ विश्वास पात्रों ने सिकंदर को मारने की साजिश बनाई और शराब में जहर देकर सिकंदर को मार डाला। ये कुछ इतिहासकार कहते हैं कि उसके बढ़ते साम्राज्य को देखते हुए उसके विश्वास पात्रों ने ही उसे शराब में जहर दिया और मार दिया, ठीक है। और जहर से हुई मौत को बुखार का नाम देने के लिए सिकंदर के सिपह सलारों ने नील नदी के बैक्टीरिया को जिम्मेदार ठहराया, जिससे इतिहासकार ये कहते हैं कि सिकंदर की मृत्यु मलेरिया के कारण हो गई थी, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा, जो सिकंदर की मौत है वो क्या बताया जाता है कि सिकंदर मलेरिया रोग से इसकी मृत्यु हुई थी, एक ये चीज, ये मत है कुछ इतिहासकारों का, ठीक है, कि सिकंदर को शराब में जहर देके मारा गया और उसके बाद और जहर से हुई मौत को बुखार का नाम देने के लिए नील नदी के बैक्टीरिया को जिम्मेदार ठहराया गया। तो ये था इनके मौत के पीछे का कुछ इतिहासकारों का मत, ठीक है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, सिकंदर ने भले ही सब कुछ हासिल किया, नाम, दौलत, शोहरत, प्रसिद्धि, संपन्नता, जो भी आप कह लें, लेकिन सिकंदर की भी अंतिम 3 इच्छाएं थी। वो क्या क्या, बड़े ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। सिकंदर की 3 इच्छाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हम लोगों को अपने जीवन में भी बहुत अच्छे से सीख लेनी चाहिए। सिकंदर महान के जो अंतिम 3 इच्छाएं थी। नंबर 1 क्या कहे सिकंदर, ध्यान सुनिएगा, जिनको लिखना होगा लिख लीजिएगा। पहली इच्छा सिकंदर ने क्या बोला, हकीम पे, ठीक है। सिकंदर ने कहा जिन हकीमों ने मेरा इलाज किया वे मेरे जनाजे को कंधा देंगे। किस लिए, ताकि दुनिया को पता चल सके कि रोग का इलाज करने वाले हकीम भी मौत को हरा नहीं सकते। देखिए कितनी बड़ी बात, और ये थी सिकंदर की पहली अंतिम इच्छा 3 में से, ठीक है, कि जिन हकीमों ने मेरा इलाज किया है वो मेरे जनाजे को कंधा देंगे, ताकि दुनिया को भी मालूम चल सके कि रोग का इलाज करने वाले हकीम वैद्य भी मौत को हरा नहीं सकते। सिकंदर की दूसरी इच्छा दौलत, पैसा। पहला हो गया हकीम डॉक्टर, दूसरा दौलत। क्या कहा सिकंदर ने, मेरे जनाजे की राह में वह बेशुमार दौलत बिछा दी जाए जो मैंने अन्य राज्यों से जीती है, जिससे लोगों को भी पता चले कि दौलत भी मौत से नहीं बचा सकती। देखिए कितनी बड़ी सीख है सिकंदर की अंतिम इच्छाओं से। सिकंदर की अंतिम इच्छाएं बहुत ही सीख देने वाली हैं, ठीक है। पहला आप देख लिए हकीम पे, दूसरा दौलत पे। क्या कहे सिकंदर की दौलत को, कि मेरे जनाजे के राह में वह बेशुमार दौलत बिछा दी जाए जो मैंने अन्य राज्यों से जीती है, जिससे लोगों को भी पता चल सके कि पैसा या दौलत भी मौत से नहीं बचा सकती, ठीक है।
सिकंदर की तीसरी और अंतिम इच्छा, खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। ठीक है, तीसरी इच्छा क्या है भाई? सिकंदर ने कहा कि जब मुझे जनाजे पर बाहर निकाला जाए तब मेरे दोनों हथेली को बाहर रखा जाए, जिससे लोगों को पता चले कि इंसान खाली हाथ आता है और खाली हाथ ही चला जाता है। ये थी सिकंदर की अंतिम 3 इच्छाएं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत हम लोगों के लिए सीख लेने वाली भी है। अब जरा हम उस पॉइंट को देखेंगे जो सिकंदर के भारत में सफलता के प्रमुख कारण थे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आइए अब आगे बढ़ा जाए। देखिए, भारत में सिकंदर की सफलता के प्रमुख कारण। ठीक, सिकंदर भारत में सफल कैसे हो पाया? सबसे पहला, केंद्रीय सत्ता का अभाव था। ठीक है, ध्यान समझिएगा इस लाइन को। भारतवर्ष में केंद्रीय सत्ता का अभाव था, सभी राज्य बिखरे हुए थे और इतिहासकार डॉक्टर हेमचंद राय चौधरी के अनुसार भारत में 28 स्वतंत्र शासन शक्तियों का अस्तित्व था। समझ रहे हैं? डॉक्टर हेमचंद राय चौधरी के अनुसार, जो इतिहासकार थे, उन्होंने कहा कि भारत में 28 स्वतंत्र, ध्यान रखिएगा, 28 स्वतंत्र शासन शक्तियों का अस्तित्व था। तो इसका मतलब क्या था? भारत में 28 स्वतंत्र शासन शक्तियां थीं, लेकिन केंद्रीय सत्ता का अभाव था और सभी राज्य बिखरे हुए थे। ठीक है, और उसी में एकता का भी अभाव था, क्योंकि ये सभी राज्य किसी एक केंद्रीय सत्ता के अधीन न होकर अपने आप में स्वतंत्र थे। इसीलिए सिकंदर ने इन पे विजय प्राप्त की। पहला कारण, ठीक है, सफलता का, सिकंदर की सफलता का पहला कारण। दूसरा, सिकंदर की जो सेना थी वो अत्यधिक शक्तिशाली थी और उसकी सेना के जो घोड़े थे वो बहुत तेज तर्रार थे, जो उसकी सफलता के प्रमुख कारण बने। एक तो सिकंदर की सेना बहुत पावरफुल और दूसरी बात इसके घोड़े भी तेज तर्रार थे, ये इसकी सफलता का प्रमुख कारण था। तीसरा कारण, हमारे देश में आम्भी जैसे देशद्रोहियों का सहयोग मिला सिकंदर को। मतलब भारत के आम्भी जैसे देशद्रोहियों ने सिकंदर का स्वागत भी किया और सहयोग भी किया। ये था सिकंदर की सफलता का कारण। अब देखा जाएगा सिकंदर के भारत पर आक्रमण का क्या प्रभाव हुआ। ठीक, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला स्टेटमेंट देखते हैं, सिकंदर के आक्रमण का भारत पर क्या प्रभाव हुआ। हमारे भारत पर क्या प्रभाव हुआ सिकंदर के आक्रमण का, ये देखा जाए। सबसे पहली बात, प्राचीन यूरोप और प्राचीन भारत के मध्य संपर्क। क्या है इसका मतलब? इस आक्रमण से प्राचीन यूरोप और प्राचीन भारत के मध्य संपर्क स्थापित हुआ। दोनों देश एक दूसरे को जाने, संपर्क हुआ, पहला प्रभाव। दूसरा, छोटे मोटे भारतीय राज्य आपस में संघर्षरत थे। मतलब सिकंदर के आक्रमण से पहले जो छोटे मोटे भारतीय राज्य आपस में संघर्षरत थे, उनमें पहली बार एकता के लक्षण दिखे, जिसके फलस्वरूप भारत में एकीकरण की प्रक्रिया को बल मिला। ये था सिकंदर के आक्रमण का भारत पर प्रभाव। नंबर 3, गांधार शैली का विकास। ठीक है, भारत में गांधार शैली का विकास यूनानी कला का ही परिणाम था। तो यूनानी कला से भारत में गांधार शैली का विकास हुआ। फिर अगला चौथा पॉइंट, मुद्रा निर्माण की कला। ठीक है, मुद्रा निर्माण की कला इंपॉर्टेंट है। यूनानियों से ही मुद्रा निर्माण की कला भारतीयों ने सीखी। यूनानियों से ही मुद्रा निर्माण की कला भारतीयों ने सीखी। ये सिकंदर के आक्रमण का भारत पर प्रभाव था। फिर अगला प्रभाव, अनेक स्थल मार्ग और जल मार्ग खुल गए। इसका मतलब क्या है? सिकंदर के विजय अभियान से भारतवर्ष तथा उसके आसपास के अनेक स्थल मार्ग और जल मार्ग खुल गए और ये सभी मार्ग आज भी भारतीय व्यापार में अपनी अहम और महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ठीक है, तो ये था सिकंदर के आक्रमण का भारत पर प्रभाव। हम लोगों का यूनानी आक्रमण भाग 2 सिकंदर महान भी खत्म हुआ। इस वीडियो को आप 1 से 2 बार देखेंगे, मेरा दावा है कि आप अपने एग्जाम में अधिक से अधिक क्वेश्चन बना पाएंगे, बाकायदे समझ लेंगे तो कभी भूलेंगे भी नहीं। ठीक है, और ये बात समझे रहिएगा, ये कौन सी नदी मैंने बनाई थी? ये सिंधु नदी थी और सिंधु की ये सहायक नदियां हैं झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। ठीक है, तो
ये था भारत पर सिकंदर का आक्रमण और उनकी सफलता के कारण भारत पे उनके आक्रमण का प्रभाव, हम लोगों ने क्या कुछ सीखा, क्या फ़ायदा हुआ, कहाँ हमारी असफलताएं थी जिससे सिकंदर को सफलता मिली, ठीक है, और सिकंदर की क्या इच्छाएं थी और सिकंदर के बारे में बेसिक क्वेश्चन, सिकंदर किस दर्रे से भारत आया, ये सारे सब एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। आप लोग मन लगा के पढ़िए। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों को जितना हो सके ग्रुप में फॉरवर्ड करिए, ताकि इस वीडियो से जितने भी लड़के जो पढ़ने के इच्छुक हैं और किसी कारणवश नहीं पढ़ पा रहे हैं, वो आराम से अपनी जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं बहुत आराम से तैयारी कर सकेंगे। उनको ये वीडियो मददगार साबित होगी। आप लोगों को जो समझ में ना आए वहाँ कमेंट करिए, अगले वीडियो में उस कमेंट को क्लियर कर दिया जाएगा। जो आपका प्रश्न रहेगा, क्वेश्चन रहेगा, उसका आंसर दे दिया जाएगा, ठीक है। तो हम जल्द ही मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।